Good evening, everybody. So today's topic is Treaty of Versailles. So students, let's get start with the topic Treaty of Versailles. Students, we are going to discuss Treaty of Versailles. So let me explain about Treaty of Versailles. It is also known as Paris Peace Conference, or we can say it पेरिस शांति सम्मेलन। इसे हम पेरिस शांति सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, ट्रीटी ऑफ वर्साइल के नाम से भी जानते हैं, ट्रीटी ऑफ एग्रीमेंट ऑफ वर्साइल्स के नाम से भी जानते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये प्रथम विश्व युद्ध की बाद, प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद 28 जून 1919 को ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन किया गया। बेसिकली जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल को साइन करने के पीछे उद्देश्य क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव पर डिस्कस करें तो फ्रेंड नेशंस का ये मानना है या अलाइड नेशंस का ये मानना है कि बेसिकली ट्रीटी ऑफ वर्साइल वाज द ट्रीटी विच इज साइन फॉर वर्ल्ड पीस। ये विश्व की शांति के लिए ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन किया गया था। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा ही हुआ था? नो। इस ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण भी कहा जाता है। अच्छा, ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल को द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण क्यों कहा जाता है? तो इसके लिए हम कहेंगे क्योंकि इस ट्रीटी ऑफ वर्साइल में जर्मनी के साथ बेहद अन्याय हुआ था और ये जर्मनी के लिए बड़ी ही अपमानजनक ट्रीटी थी। समझ रहे हैं आप? ये जो है जर्मनी के लिए बड़ी ही अपमानजनक ट्रीटी थी। तो सबसे पहले ये भी जान लें कि बेसिकली ये ट्रीटी किसके बीच साइन हुई थी। तो ये ट्रीटी साइन हुई थी जर्मनी वर्सेस, या सॉरी इसको हम कहेंगे अलाइड नेशंस वर्सेस जर्मनी। अलाइड नेशंस और जर्मनी के बीच ये ट्रीटी साइन की गई थी। जब कभी भी ये क्वेश्चंस आता है कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल क्या था और ये ट्रीटी किन किन देशों के बीच साइन की गई थी, तो बेसिकली ये अलाइड नेशंस वर्सेस जर्मनी के बीच ये ट्रीटी साइन हुई थी। इज दैट क्लियर? और इसी ट्रीटी के बाद से ही द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हो गया था, क्योंकि ये ट्रीटी जर्मनी के साथ अपमानजनक ट्रीटी बताई जाती है। अब इसमें अपमानजनक ट्रीटी क्या है? अब अगर हम इनकी आइडियोलॉजी ऑफ ट्रीटी के बारे में बात करें, चाहे हम वुड्रो विल्सन की बात करें, तो वुड्रो विल्सन की जो आइडियोलॉजी है उससे तो लगता है कि वो विश्व शांति की बात कर रहे हैं, लेकिन इनफैक्ट वो विश्व शांति की बात ही कर रहे थे। विश्व शांति वाला कोई काम नहीं कर रहे थे, और ना ही ये एग्रीमेंट जो साइन हुआ था ट्रीटी के नाम पर वो विश्व शांति के लिए हितकर था। अब देखिए कैसे हितकर नहीं था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 11 नवंबर मींस 11 नवंबर 1918 को जो है आपका प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति की घोषणा हो जाती है, जिसमें सेंट्रल पावर्स की हार होती है और एलाइड पावर्स की जीत होती है। ठीक है? ये जो विश्व युद्ध चल रहा था बेसिकली किसके बीच था? सेंट्रल पावर्स वर्सेस एलाइड पावर्स। सेंट्रल पावर्स और एलाइड पावर्स के बीच युद्ध चल रहा था, जिसमें एलाइड पावर्स गॉट विक्ट्री, एलाइड पावर्स की जीत होती है, और सेंट्रल पावर गॉट डिफीटेड। इस सेंट्रल पावर्स की हार होती है। मींस एक्सिस पावर्स हार जाता है
और मित्र राष्ट्र जीत जाते हैं, राइट? यही तो है। अब हुआ क्या था कि इस विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व में शांति स्थापना के लिए ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन की जाती है, जिसको हम वर्साई की संधि के नाम से भी जानते हैं। ये वर्साइल इन द सेंस वर्साई, जो कि पेरिस में एक जगह का नाम है, और वर्साई के पैलेस में ये संधि हुई थी। कहां पर हुई थी? हाँ, और ये वर्साई है कहां? बेसिकली ये पेरिस में है, राइट? कहां पर है? पेरिस में, जो कि फ्रांस की राजधानी है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में वर्साई नामक स्थान पर वर्साई के महल में ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन होता है, और दैट वाज द डे जून 28, 1919 मीन्स 28 जून 1919 को ये संधि होती है, जिसमें वुड्रो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति 14 सूत्री एक कार्यक्रम रखते हैं। क्या रखते हैं? 14 सूत्री इनकी एक डिमांड्स होती है कि भाई इस ट्रीटी में हम क्या क्या करने वाले हैं। तो पहली डिमांड इनकी क्या थी? फॉर द वर्ल्ड पीस, मतलब विश्व शांति की स्थापना करेंगे। किसमें? इन ह्यूमन इंटरेस्ट, मानव हित में। बहुत अच्छी बात है, इज दैट क्लियर? लेकिन इनके 14 सूत्री की जो मांगों को देखिए तो वो मांगे बिल्कुल वास्तव में ह्यूमन वेलफेयर है। लेकिन जब ट्रीटी साइन होती है तो यहीं पर हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड की बात करें अगर, लॉर्ड जॉर्ज की, तो बेसिकली ये इंग्लैंड से उसी समय चुनाव जीत कर आए थे। कौन? लॉर्ड जॉर्ज उसी समय इंग्लैंड से चुनाव जीत कर आए थे, और इंग्लैंड में ये चुनाव ही इस बात पर जीते थे कि यदि मैं इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना तो मैं जर्मन के शासक को जाकर के फांसी लगा दूंगा, या फांसी लगवाने की पुरजोर कोशिश करूंगा, पूरा प्रयास करूंगा। इनफैक्ट जब ये ट्रीटी में शामिल हुए तो जर्मन के शासक को फांसी लगाने वाली इन्होंने कोई बात नहीं की, बल्कि अपने फायदे के लिए बात की। अब देखिए जब होता क्या है, यहां पर जो मित्र राष्ट्रों और जर्मनी के बीच जो ट्रीटी साइन हुई थी, तो जब कोई विवाद होता है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि विवाद दो देशों के बीच भी हो सकता है, बहुराष्ट्रीय विवाद भी हो सकता है। तो विवाद चाहे हमारे अड़ोस पड़ोस का ही क्यों ना हो, तो जब हमारा कोई विवाद होता है तो उसमें पक्ष और विपक्ष, शांति स्थापना के लिए हम क्या करते हैं? पक्ष और विपक्ष दोनों को ही एक साथ बुलाते हैं, एक छत के नीचे बैठ करके बातचीत होती है। वो तो होती है शांति व्यवस्था को कायम करने वाली बात। यहां पर विपक्ष अर्थात जो विपक्ष की मुख्य भूमिका में था कौन? जर्मनी, जिसके साथ शांति सम्मेलन कर रहे हैं आप, जिसके साथ आप ट्रीटी साइन कर रहे हैं, उसी को इनवाइट नहीं किया गया। इनफैक्ट दैट वाज फर्स्ट डिस्ग्रेस ऑफ जर्मनी। वो जर्मनी का पहला अपमान था कि जो जर्मनी को ही आपने बुलाया नहीं। इज दैट क्लियर? इसके बाद 1871 में जर्मनी ने फ्रांस के कुछ पार्ट को जो है कब्जा कर लिया। कब कब्जा किया था? 1871 में फ्रांस का कुछ पार्ट जर्मनी के कब्जे में आ गया था। इस ट्रीटी के बाद उस कब्जे वाले क्षेत्र को जर्मनी से छीन लिया गया था। इज दैट क्लियर? फिर इसके बाद इसी ट्रीटी में जर्मनी की जो आर्मी थी, ठीक है, जर्मनी आर्मी, ठीक है, जर्मनी की आर्मी को लिमिटेड कर दिया गया कि 1 लाख से ज्यादा, अधिकतम आर्मी जो है जर्मनी कितनी रख सकता है? 1 लाख से ज्यादा आर्मी नहीं रख सकता है। बिकॉज ऑफ दिस वर्ल्ड वॉर वॉज द रिजल्ट ऑफ राइज ऑफ नेशनलिज्म,
क्योंकि ये जो विश्व युद्ध था, विश्व युद्ध प्रथम था, ये किसका कारण था? राइज ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद के उदय का एक प्रमुख कारण था, जिसके अंतर्गत जर्मनी ने जर्मन के प्रत्येक नागरिक को, जर्मनी के प्रत्येक नागरिक को आर्मी सर्विस मंडेट कर दी थी, मींस आर्मी की ट्रेनिंग मंडेट कर दी थी। वो उसकी मंडेट ट्रेनिंग को समाप्त कर दिया गया। राइट? मतलब कुल मिलाकर के ये जो वर्साई की ट्रीटी थी वो जर्मनी को पूरी तरह से पंग, मतलब अपाहिज बनाने के लिए की गई थी। इसकी आर्मी सीमित कर दी गई। राइट? एयरलाइंस जो इनकी जर्मनी की थी उनको क्या कर दिया गया? सस्पेंडेड कर दिया गया कि भाई ये जर्मनी से कोई भी एयरलाइंस, जर्मनी की एयरलाइन सर्विसेज को बैन किया जाता है, पूरी तरह से बैन कर दिया गया कि ये अपनी जो है आप एयरलाइन सर्विसेज आप चालू नहीं रख सकते हैं, अर्थात जर्मनी अपनी एयरलाइंस चालू नहीं रख सकता है। लेकिन जर्मनी के जो एयरपोर्ट है वो अलाइड पावर्स के लिए खुले रहेंगे। अलाइड पावर्स मींस मित्र राष्ट्रों के हवाई जहाज वहां आएंगे, वहां से जाएंगे, लेकिन आप अपने हवाई जहाज नहीं उड़ा सकते हैं। अगर हम इनकी जर्मनी की नेवी की बात करें तो नेवी में इनकी 6 पनडुब्बियों को ही चलने की इजाजत दी गई। कितनी? 6 पनडुब्बियां। ठीक है, 6 पनडुब्बियों को ही समुद्र में रहने की इजाजत दी गई। तो देखिए इसकी नेवी को भी जो है क्या कर दिया गया? हाँ, मतलब जल से भी इसको अपाहिज कर दिया गया। सेकंड थिंग, एक जर्मनी का जो एरिया है राइनलैंड, कौन सी एरिया है? राइनलैंड एरिया, नदी। हाँ, राइनलैंड एक जगह है और यहां से बहती है राइन नदी। कौन सी? राइन रिवर। यहां से जर्मनी की जो सेना को रिमूव कर दिया गया, रिमूव फॉर 15 ईयर्स। राइट? जर्मनी की जो सेना राइनलैंड में राइन रिवर्स पर रहती थी, राइन नदी के तट पर रहती थी, उस सेना को, जर्मनी की सेना को वहां से 15 सालों के लिए क्या कर दिया गया? रिमूव कर दिया गया हमेशा के लिए, कि यहां पर जर्मनी की सेना नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि अगर जर्मनी की सेना यहां पर रहेगी तो हो सकता है जर्मनी एक बार फिर से किलेबंदी स्टार्ट कर दे। राइट? बाकी मित्र राष्ट्रों की सेनाएं यहां पर रह सकती हैं। अब ये देखिए कितना बड़ा अन्याय है कि ये जो राइनलैंड है वो जर्मनी का हिस्सा है, मींस पार्ट ऑफ लैंड ऑफ जर्मनी, वो जर्मनी का हिस्सा है, लेकिन जर्मनी की ही सेना अपनी ही जमीन पर नहीं रह सकती है, बल्कि वहां पर जीते हुए मित्र राष्ट्रों की सेना रहेगी। 15 साल तक ये अपनी लैंड पर इनकी सेना नहीं रहेगी। इज दैट क्लियर? सेकंड, इनका जो आयरन का जो स्टॉक था, ठीक है, इसका आयरन का भंडार मित्र राष्ट्रों को सौंप दिया गया। क्लियर? किसको सौंप दिया गया? मित्र राष्ट्रों को। इनके हथियार लिमिटेड कर दिए गए, मींस आर्म्स का जो प्रोडक्शन कर रहे थे, बहुत ज्यादा तरह तरह के जो सेना पर जो है पैसा खर्च कर रहे थे, जैसा कि हमने आपको बताया था कि 80 to 85% ऑफ कुल जीडीपी, मींस कुल जीडीपी का 80 से 85% जर्मनी जो है किस पर खर्च कर रहा था? अपनी सेना पर खर्च कर रहा था, शक्तिशाली बनने के लिए। तो सेना पर खर्च करने का मतलब क्या होता है कि भाई हम तोप भी ले आएंगे अच्छी क्वालिटी की, हमारे पास राइफल अच्छी क्वालिटीज की होगी, हमारे पास फाइटर प्लेन्स अच्छी क्वालिटीज के होंगे, और हमारे पास जल सेना के पास जो शिपिंग्स होंगी, शिप होंगे, जहाज होंगे, लड़ाकू जहाज, वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। तो इनकी जल में भी पनडुब्बियां सीमित कर दी गई, 6 पनडुब्बी से ज्यादा आप नहीं रख सकते हैं समंदर में। और दूसरी बात, जो इनकी सेना थी, थल सेना, वो 1 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती, अधिक नहीं हो सकती है।
और एयर सर्विसेज इनकी पूरी तरह से सस्पेंड कर दी गई थी, मतलब हवा में इनको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। इज दैट क्लियर? और जो इनका स्टॉक था वो मित्र राष्ट्रों को दे दिया गया था। ये एक बहुत बड़ा जर्मनी का अपमान ही था। जर्मनी की जो भी कॉलोनीज थी वो सारी की सारी कॉलोनी या तो आजाद कर दी गई थी या फिर मित्र राष्ट्रों को बांट दी गई थी। जर्मनी का जो ईस्टर्न पार्ट है जिसको हम पोलैंड या चेकोस्लोवाकिया के नाम से जानते हैं, उसे जो है एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया था। मींस वो भी एक तरह से तोड़ ही दिया गया था। जर्मनी जिसके सपोर्ट में आया था, किसके सपोर्ट में आया था? ऑस्ट्रिया हंगरी के। क्योंकि जर्मनी सबसे पहले खड़ा हुआ था किसके? ऑस्ट्रिया हंगरी के सपोर्ट में। तो इसी ट्रीटी में ऑस्ट्रिया हंगरी को भी तोड़ दिया गया था। ऑस्ट्रिया हंगरी के कई टुकड़े कर दिए गए थे। इवन देन ऑस्ट्रिया और हंगरी दो इंडिपेंडेंट स्टेट हो गए थे और इसके अलावा और भी कई स्टेट इंडिपेंडेंट हुए थे। किससे? ऑस्ट्रिया से। जो कि हम इसमें 5 संधियां हैं, उन नेक्स्ट 5 संधियों में एक एक करके हम पढ़ाते रहेंगे। क्लियर? तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहां पर जो संधि हुई है ये जर्मनी के साथ एक तरह से क्या था? एक अन्याय था। इस संधि के मुख्य हीरो या मुख्य नायक अगर हम कहें तो ये कुल 4 थे। प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए वुड्रो विल्सन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड लॉर्ड जॉर्ज, प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस जॉर्ज क्लेमेंसो और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली ओरलैंडो। ये जो है 4 ही इसके मुख्य सूत्र थे। ये बार बार मतलब इन्होंने जबरदस्ती ये ट्रीटी एक तरह से पेरिस की जो शांति सम्मेलन है या ट्रीटी ऑफ वर्साइल कह लीजिए, बेसिकली ये ट्रीटी नहीं थी, एक जबरदस्ती जर्मन से हस्ताक्षर करवाए गए थे। इज दैट क्लियर? और इसको क्लियर करवाने के लिए यहां तक कि जर्मनी पर 6 अरब पाउंड का जो है क्या लगाया गया था? पेनल्टी भी लगाई गई थी कि वॉट एवर मॉनेटरी लॉस गेट लॉस्ट, मीन्स जो भी मॉनेटरी लॉस हुआ है किसमें? वर्ल्ड वार फर्स्ट में। वर्ल्ड वार फर्स्ट में जो दुनिया का मॉनेटरी लॉस हुआ है, मतलब आर्थिक नुकसान हुआ है, जो ह्यूमन लॉस हुआ है, जो मानवीय लॉस हुआ है, उन तमाम सबकी भरपाई जो है कौन करेगा? जर्मनी करेगा। 6 अरब पाउंड्स की क्या करके? भुगतान करके। 6 अरब पाउंड्स का भुगतान करके जर्मनी करेगा। तो इस तरीके से ये जो संधि थी एक तरह से जर्मनी के विरुद्ध, क्योंकि जो एलाइड कंट्रीज थी इस प्रथम विश्व युद्ध का समूचा जिम्मेदार उन्होंने किसको माना? सिर्फ और सिर्फ जर्मनी को माना। इसलिए इस ट्रीटी में, ये बेसिकली ट्रीटी नहीं, जर्मनी को एक तरह से क्या कर दिया गया था? पनिश किया गया था। राइट? मींस जर्मनी का लगभग 13% तो भूभाग इससे जर्मनी से छीन लिया गया था। इसकी जो पब्लिक थी वो भी आधी कर दी गई थी। मतलब कहने का यह अभिप्राय है कि ये ट्रीटी एक तरह से जर्मनी को पूरी तरह से खत्म करने के उद्देश्य से की गई थी, ताकि भविष्य में जर्मनी फिर कभी सर ना उठा सके। और यही एक कारण था कि 1935 में इस ट्रीटी का वायलेशन हुआ। इस ट्रीटी का वायलेशन शुरू कौन करता है? हिटलर करता है। जिस बेसिकली अब अगर हम हिटलर की बात करें तो हिटलर वॉज नॉट बाय बर्न बट हिटलर वॉज बाय एक्सीडेंट। द राइज ऑफ हिटलर वॉज बाय एक्सीडेंट। हिटलर का जो जन्म है वो बाय बर्थ नहीं है, बल्कि उसका क्या होता है? एक तरह से उदय होता है और वो बाय एक्सीडेंट होता है। हिटलर इस ट्रीटी ऑफ वर्साइल को क्या मानता है? एक बहुत बड़ा
जर्मन्स का अपमान मानता है और इसी एक्सीडेंट की वजह से हिटलर का एक तरह से जन्म होता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में राइज ऑफ हिटलर्स में आप लोगों को बताएंगे। यदि मेरा ये चैनल आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।